हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? होपफुली बढ़िया होंगे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसकी आपने वीडियो नंबर 1 और 2 देख चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर आएगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ऑल दीज 4 चैप्टर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। तो आप एक भी चैप्टर मिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अपन सीधे शुरू करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, ठीक है। पॉलिटिकल फ्रंटियर मीन्स बाउंड्री या बॉर्डर, जिसको हिंदी में सीमा या सरहद बोलते हैं। तो ये हो गई हमारे देश की बॉर्डर, सीमा, सरहद। इसके अंदर के एरिया को हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो सिंपल वर्ड में तो आप समझ गए, डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री। बट जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम की बात करते हैं तो ऐसे में हमको एक और डेफिनेशन पढ़नी है, दैट इज गिवन बाय यूनाइटेड नेशन। क्या है डेफिनेशन? इकोनॉमिक टेरिटरी इज ए ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ए गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली, ठीक है। ये डेफिनेशन थोड़ी सी ब्रॉड है, तो जब आप अपना आंसर लिखेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी का, तो सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में मीनिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन, और उसके बाद अपने डेफिनेशन के एक्सप्लेनेशन में ये जो चीज़ लिखवा रहा हूँ इसको आप जरूर ऐड करेंगे। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन गिव्स इंपॉर्टेंस ऑन फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन of person, goods and capital, means those parts of political boundaries of a country where the government of the country enjoy the freedom are included in economic territory of that country, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन की जो डेफिनेशन है वो फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन पे इंपॉर्टेंस देती है। किसके फ्रीडम पर? पर्सन के, गुड्स का और कैपिटल का। तो डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी है कि नहीं, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो एरिया जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट डिसीजन लेने के लिए फ्री है, जहाँ पे हम फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं, मतलब हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो वो हमारी टेरिटरी में आएगा। और जहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारे टेरिटरी में नहीं आएगा, ठीक है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी को वाइडर सेंस में यूज़ किया जाता है। वाइडर सेंस में यूज़ करने का मतलब है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में वो एरिया तो आते ही आते हैं जो देश के अंदर हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं जो हमारे देश के बाहर हैं, बट दे बिलोंग्स टू डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हैं तो हमारे देश के अंदर, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आपको अब यही समझना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। ओके, तो दीज आर द थिंग्स विच आर आउटसाइड द कंट्री। ये हमारी बाउंड्री के अंदर नहीं है, देश के बाहर है, लेकिन तो भी ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगी। सो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड्स, क्या क्या आएगा इसमें? इंडियन एयरक्राफ्ट एंड शिप, टेरिटोरियल वाटर, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, डिफेंस बेस, इंडियन एम्बेसीज, ठीक है। आइए अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है इंडियन एयरक्राफ्ट एंड शिप, ठीक है। हमारे प्लेन और शिप दुनिया में कहीं भी चल रहे हों, वो हमारी टेरिटरी में आएंगे। हमारी टेरिटरी में आएंगे मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, प्लेन ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया। 2 एग्जांपल हैं। एक कोई प्लेन हमारा इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है या ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ रहा है, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऐसे न्यूजीलैंड से इंग्लैंड जा रहा है या इंग्लैंड से न्यूजीलैंड जा रहा है, लेकिन चला कौन रहा है उसको? एयर इंडिया, ठीक है। तो एयर इंडिया क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए इसके जो भी प्लेन चलेंगे कहीं भी चल रहे हों, दे आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। यही प्लेन यदि एयर इंडिया के बजाय ब्रिटिश एयरवेज चला रहा होता, तो फिर ये प्लेन भले इंडिया में चलें, इंडिया के बाहर चलें, दे विल नॉट कंसिडर एज अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट वन इज टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर समझते हैं आप लोग? नहीं समझते तो ये समझिए। ये है हमारा इंडिया। आपको मालूम है ये जो सदर्न हिस्सा है, यहाँ पूरे में सी है, किनारे से लेके 22 किलोमीटर तक की रेंज हमारी टेरिटरी में आएगी। मतलब इतना एरिया 22 किलोमीटर तक का ये
डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट होंगे इंडिया के। ठीक है, समझ में आ गया टेरिटोरियल वाटर। इसके बाद से फिर इंटरनेशनल एरिया चालू होता है। तो ये देश की बाउंड्री के बाहर है, लेकिन तो भी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। फिशिंग वेसल्स मतलब जो हमारे फिशरमैन लोग समुद्र में जाते हैं बड़े बड़े बोट या जहाज लेके फिशिंग करने, ठीक है, या समुद्र के बीच में जो हम प्रोसेस करके गैस वगैरह निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे काम कंट्री के बाहर हो रहे हैं, समुद्र के बीच में हो रहे हैं, ठीक है। तो जिस कंट्री के ये हैं ये उस कंट्री को बिलोंग करते हैं। मीन्स यदि इंडिया के हैं तो दे विल बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक अच्छा है डिफेंस बेस। डिफेंस बेस का मतलब कई बार क्या होता है, एक कंट्री की मिलिट्री दूसरे कंट्री में जाके प्रैक्टिस करती है, ट्रेनिंग करती है, ठीक है। तो वो हैं तो अपने देश के बाहर, लेकिन उस जगह पे जो उन्होंने कैंप लगाया है वो उस देश की टेरिटरी में आएगा जिस देश को बेसिकली वो बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये अमेरिका है, ठीक है, और ये इंडिया है। इंडिया से हमारा एक मिलिट्री के कुछ लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करने गए, ठीक है। कई बार होता है कि दो कंट्री मिलकर आपस में प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। तो हमारी इंडियन मिलिट्री यहाँ पे गई है 1 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए अमेरिकन्स के साथ। तो ये कंट्री है अमेरिका, लेकिन उसके अंदर जिस जगह इंडियन कैंप लगा होगा इतना एरिया डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा। ये परमानेंट रहने तो नहीं गए, उस टाइम के लिए गए हैं, लेकिन जितने टाइम के लिए भी गए हैं वो उतने समय तक ये एरिया डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ऐसे ही यदि अमेरिका की कोई टीम इंडिया में आती है, ये इंडिया है और इनका कैंप यहाँ पे लगा हुआ है, ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का है, लेकिन यहाँ जो अमेरिकन्स ने अपने कैंप लगाए हुए हैं ये हिस्सा अमेरिकन टेरिटरी में आएगा, ना कि इंडियन टेरिटरी में आएगा। नेक्स्ट वन इज इंडियन एम्बेसी, या इसी को बोलते हैं कंसुलेट्स, या हिंदी में बोलें तो दूतावास। हर एक कंट्री दूसरे कंट्री के यहाँ एक ऑफिस खोलती है जिसको बोलते हैं एम्बेसी। उसका काम होता है उन दो कंट्री के बीच रिलेशन अच्छे करने के लिए काम करना, ठीक है। तो उसके जो ऑफिसेस होंगे वो उस कंट्री को बिलोंग करेंगे या उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे जिस कंट्री के वो हैं। मीन्स जैसे ये हमारी कंट्री, प्यारी कंट्री इंडिया, हमने हर एक देश में एक एक एम्बेसी खोल के रखी होगी। अमेरिका में एक ऑफिस होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, इंग्लैंड में होगा, न्यूजीलैंड में होगा। ये क्या है? इंडियन एम्बेसी है। तो है ये दूसरे कंट्रीज़ में, लेकिन ये जो एरिया है, ये जो एम्बेसी है, दे आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे ही दूसरी कंट्रीज़ ने हमारे यहाँ देश में अपने ऑफिस खोल के रखे होंगे। तो ये अमेरिका का, ये ऑस्ट्रेलिया का एम्बेसी, ये न्यूजीलैंड का और ये इंग्लैंड का। तो ये है इंडिया के अंदर, ठीक है। दिल्ली में इनके सबके ऑफिस हैं। जैसे हमारी एम्बेसी उनके यहाँ थी तो वो हमारी टेरिटरी में आ रही थी, वैसे ही उनकी एम्बेसी जो हमारी कंट्री में है ये हमारी टेरिटरी में नहीं आएगी, बल्कि उस पर्टिकुलर कंट्री के एम्बेसी उस पर्टिकुलर कंट्री की टेरिटरी में आएगी। ओके, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में और कौन कौन सी चीज़ आएंगी। तो इंडियन एयरक्राफ्ट एंड शिप, वो कहीं भी चल रहे हों। टेरिटोरियल वाटर, 22 किलोमीटर तक का जो पानी है वो हमारी टेरिटरी में आएगा। हमारे फिशिंग वेसल्स और ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स जो समुद्र के बीच में काम कर रहे हैं वो हमारे देश के बाहर हैं, लेकिन तो भी हमारी टेरिटरी में आएंगे। डिफेंस बेस, हमारी मिलिट्री जो बाहर के देश में ट्रेनिंग करने गई है, प्रैक्टिस करने गई है, तो जितनी देर या जितने समय उनका कैंप वहाँ रहेगा वो हमारे टेरिटरी में आएगा। और एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, हमारे एम्बेसीज के ऑफिस जो अलग अलग कंट्री में खुले हैं वो हैं दूर है दूसरे देश में, लेकिन दे आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। अब इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी कंट्री में हैं बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है ना। हालांकि ये मैंने आपको साथ में करा दिया है, फिर भी एक बार और देख लीजिए। तो दूसरे देश के एयरक्राफ्ट या शिप, ठीक है ना, वो इंडिया में चल रहे हो, कहीं भी चल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के नहीं है इसलिए हमारी टेरिटरी में नहीं आएंगे। ऐसे ही उनके एरिया, उनकी ज़मीन से जुड़ा हुआ 22 किलोमीटर का समुद्र उनके टेरिटरी में आएगा, हमारी टेरिटरी में नहीं आएगा। ऐसे ही उनके फिशिंग वेसल्स या उनके ऑयल गैस रिग्स उनकी टेरिटरी में आएंगे, उनकी मीन्स फॉरेनर्स के। डिफेंस बेस, बाहर की कंट्री का कोई मिलिट्री हमारे यहाँ कैंप लगा तो वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, हमारे में नहीं आएगा। ऐसे ही एक और लास्ट में समझाया था, बाहर के देश के जो एम्बेसी हमारे देश में खुले हैं वो भी उनकी टेरिटरी में आएंगे, हमारी टेरिटरी में नहीं आएंगे। ओके,
एक चीज़ और है जो हमारी टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO, यूनिसेफ, इनके ऑफिस यदि हमारे इंडिया के अंदर हैं, ठीक है, तो भले वो इंडिया के अंदर हैं, ये हमारी टेरिटरी को बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक, ओके। वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में वो इनकम इंक्लूड होगी कि नहीं होगी, वो डिपेंड करता है कि वो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी से जनरेट हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो आपको ये पहचानना है कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी है कि नहीं है। इसके लिए हम अब एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आप हमको सिर्फ इतना बताएंगे कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी है और ये डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है इंडिया की। ठीक है ना? ओके स्टूडेंट, तो इन 22 पॉइंट्स को आप अपने कॉपी में लिखिए और उसके सामने आंसर लिखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है ना? इनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक बढ़िया मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ओके। तो थैंक यू स्टूडेंट एंड बाय स्टूडेंट।